हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का ऐसे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल देख पा रहे हैं। पहला सवाल में पूछा गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेमी है, आधार की त्रिज्या 21 सेमी है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक शंकु है जिसका त्रिज्या तथा ऊंचाई हमें प्राप्त है। इसी के माध्यम से दी गई शंकु का, ठीक है, यहाँ पे देखिए एच का मान कितना है, ऊंचाई यानी एच का मान 28 दिया गया है, त्रिज्या अर्थात आर का मान 21 सेमी दिया जा चुका है। हमको ज्ञात करना है आयतन। जैसा कि आज सभी को मालूम होगा कि शंकु का आयतन क्या होता है, तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/3 की जगह पे 1/3 लिखेंगे। पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान 22/7 होता है। आर का स्क्वायर अर्थात आर का मान, तो आर का मान अर्थात त्रिज्या का मान 21 था ना, तो हम लोग लिखेंगे 21 का स्क्वायर, या स्क्वायर का मतलब 21 को 2 बार लिख देंगे, और गुने एच का मान अर्थात ऊंचाई का मान। ऊंचाई का मान कितना है, तो 28 है, तो हम लोग यहाँ पे 28 लिख सकते हैं। उसके बाद में इसी को हम लोग ऐसे कटाएंगे, 7 चौका 28, ये 4 मरतबे कट जाएगा, और ये 3 सत्ते 21, ये 7 मरतबे कट जाएगा। उसके बाद वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी संख्या यहाँ पे बच गए हैं सभी में हम लोग गुना कर देंगे, यानी 22 गुने यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 21, 22 गुने 21, और ये 7 चौका कितना हो जाएगा, तो 7 चौका 28 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करना है कि ये तीनों संख्याओं में हमें गुना कर देना होगा। तो अगर ये तीनों संख्या में अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये आएगा 7392 सेमी क्यूब। जैसा कि आज सभी को मालूम होगा कि आयतन को हम लोग क्यूब में लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में, और यहाँ पे वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में हम लोग सेमी स्क्वायर में लिखते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 7392 सेमी क्यूब आ जाएगा। उम्मीद है कि आज सभी को क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आज सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेमी है। यहाँ पे हमसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो पाई का तो मान आप आसानी तरीके से बैठा सकते हैं 22/7, लेकिन आप आर का मान नहीं बैठा सकते हैं। क्यों नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि आर का तो मान नहीं दिया गया है। तो वैसी स्थिति में सबसे पहले आपको आर ज्ञात करना होगा। परिधि दिया गया है और आर ज्ञात करना है, तो एक फार्मूला आता है, वो आता है परिधि बट्टा में होता है दोस्तों 2 पाई, परिधि बट्टा 2 पाई, जिसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, परिधि के मान कितना है, 44 सेमी है, तो आप यहाँ पे 44 लिखेंगे, और 2 गुने पाई का मान कितना, तो पाई का मान 22, और बट्टा जो 7 होगा ना, बट्टा 7 ऊपर जाकर गुना 7 में चेंज हो जाएगा। उसे आप ऐसे कटा सकते हैं कि 22 दूना 44 होता है, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल कितना बचेगा, तो केवल यहाँ पे दोस्तों 7 बचने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर के बदले में 7 का स्क्वायर कर सकते हैं, या 7 गुने 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक साथ से एक साथ हमारा कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 22 में 7 से गुना करेंगे, तो 7 दूनी 14 का 4 एक आ जाएगा, 7 दूनी 14 1 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दी गई क्वेश्चन में हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए हैं। क्वेश्चन का सही जवाब 154 आ गया है। उसके बाद में अगला सवाल भी इसी प्रकार से है, और सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यानी आपको वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके लिए त्रिज्या और कोण का मान दे दिया गया है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि त्रिज्याखंड बराबर, त्रिज्या खंड बराबर, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर,
वो जो फार्मूला होता है दोस्तों, फार्मूला होता है त्रिज्याखंड बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में होता है 360 डिग्री। तो आप आसानी तरीके से पाई का मान बैठा सकते हैं, आर का मान तो दिया गया है, थीटा का मान बैठा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आर अर्थात त्रिज्या का मान कितना था, तो 6 सेमी था, तो आप 6 सेमी लिखेंगे। उसके बाद में थीटा अर्थात कोण का मान कितना था, तो 60 डिग्री था, तो थीटा की जगह पे आप लिखेंगे 60 डिग्री। उसके बाद में पाई का मान हमें बैठाना होगा, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। उसके बाद में है आर स्क्वायर, तो आर का मान दोस्तों 6 है, आप 6 का स्क्वायर कर सकते हैं या 6 को 2 बार लिख सकते हैं, गुने थीटा। थीटा का मान कितना है, तो ये 60 डिग्री है ना, तो आप 60 डिग्री लिखेंगे। और बट्टा में कितना है, तो बट्टा में है दोस्तों 360 डिग्री। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि देखिए ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 6 एक 36 होता है, और ये 6 से भी 6 कट जाएगा। कितना आसानी तरीके से हम लोग कटा दिए, 0 से 0 कट गया, और ये 6 एक 36 कट गया, और 6 से 6 कट गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बच गया 22 गुने 6, और बट्टा में बचा है 7। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि 22 गुने 6 और बट्टा में 7 है दोस्तों। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 6 दूनी 12 का यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 और ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और बट्टा में कितना है, 7 है। तो इस प्रकार से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आएगा ना, वो 132/7 आएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर - 6x + 5 बराबर 0 हो। काफी सिंपल होता है मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। इसके लिए आपको एक फार्मूला का जरूरत पड़ता है, वो होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो आपको चाहिए b का मान, a का मान और c का मान। तो चलिए सबसे पहले हम लोग a का मान लिखते हैं, कितना है a का मान, तो 3 है, तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद में आपको चाहिए b का मान, तो b का मान -6 है ना, तो आप -6 लिखेंगे। c का मान कितना है, तो c का मान दोस्तों 5 है, तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद वाले स्टेप में आप क्या करेंगे कि जहाँ पे जिसका जिसका मान दिया गया उतना आपको लिखना होगा। ये b स्क्वायर है, b का मान -6 है, तो आप -6 का स्क्वायर लिखेंगे, -4 गुने a का मान। a का मान दोस्तों कितना है, a का मान 3 है ना, तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, गुने c का मान। c का मान कितना है, c का मान 5 है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, -6 का स्क्वायर कितना होता है, तो -6 का स्क्वायर भी 6 एक 36 होता है, और प्लस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, माइनस इसे आप गुना करेंगे तो 4 पच्चे 5 चौका 20 20 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 में से आपको अब 60 को माइनस करना होगा। हे दोस्तों 36 में से 60 माइनस कीजिएगा ना, तो कितना आएगा, -24 आ जाएगा, यानी d छोटा हो जाएगा 0 से। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद में आप सभी को बताया जाता है कि जब भी d ज्ञात करने पर मूलों की प्रकृति अगर माइनस में आती है ना, तो लिखा जाता है कि यह जो मूल है ये अवास्तविक है। लिख सकते हैं मूल क्या है, अवास्तविक है, या हम लोग लिख सकते हैं कि मूल क्या है, तो ये काल्पनिक है। ठीक है, मूल क्या है, काल्पनिक है। जब याद रहे माइनस में आ जाए कोई भी आंसर तो समझ लेना मूल काल्पनिक है या मूल वास्तविक है। उम्मीद है कि आज सभी को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला सवाल भी काफी सिंपल है। सवाल में पूछा गया है कि बहुपद 4x स्क्वायर + 5x + 2 को x + 3 से भाग दीजिए। हमें भाग देना है 4x स्क्वायर, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 4x स्क्वायर + 5x + 2, इसमें हमको भाग लगाना है x + 3 से, इतना से हम भाग लगाएंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से सिंपल भाग होता है ना, जिस प्रकार से सिंपल भाग होता है, सिंपल भाग जैसे मान लेते हैं 2 4 6 होता है, इसमें हम 2 से भाग लगाते हैं, तो हमारे माइंड में क्या चलता है कि 2 में हम कितना से गुना करेंगे कि हमारा 2 आएगा या 2 से कम आएगा। उसी प्रकार से x + 3 में हमको ये सोचना होगा कि x + 3 में हम कितना से गुना करेंगे कि 4x स्क्वायर आएगा या इससे कम आएगा। तो ऐसा करते हैं, x + 3 में हम 4x से गुना कर लेते हैं। यहाँ पे हम रफ में लिखते हैं x + 3, यहाँ पे गुना करेंगे कितना से, तो 4x से करेंगे। यहाँ पे एक चीज बदल जाता है कि इसमें गुना उल्टा होता है, इस प्रकार से गुना होता है। 4x में अगर आप 1 से गुना कीजिएगा कितना होगा, तो 4 के 4, x में 1 से गुना कीजिएगा तो x² हो जाएगा।
यहाँ पे प्लस का प्लस लिख सकते हैं। उसके बाद में 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 तियां 12 हो जाएगा और x का x हो जाएगा। तो सेम टू सेम यही ले जाकर आपको नीचे लिख देना है। कितने मरतबे हम लोग लगाए हैं, तो ये 4 मरतबे लगाए हैं। कितना आया है, तो आया है 4x² और प्लस आया है 12x। उसके बाद वाले स्टेप में आप क्या करेंगे, 4 यहाँ पे प्लस में है तो आप माइनस में लिखेंगे, ये प्लस में है तो आप माइनस में लिखेंगे। तो 4x² से 4x² कट जाएगा। उसके बाद में जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस 5x है और ये माइनस 12 है। तब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यानी 5 माइनस 12 बराबर क्या होगा, तो 5 में से आपको 12 घटाना होगा, तो ये -7 होगा, जिसके साथ आप x लगा दीजिएगा। तो 5x में से 12x घटा तो कितना आया, -7x आया। और प्लस 2 जो था ना, ये सेम टू सेम उतार सकते हैं इसे। उसके बाद में x + 3 में हम कितना से गुना करेंगे कि -7x + 2 आ जाएगा या इससे कम आएगा। तो वैसा करते हैं, इसमें -7 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसमें -7 से गुना करते हैं। चलिए यहाँ पे गुना भी करके हम आप सभी को बता देते हैं कि यहाँ पे गुना करते हैं तो कैसे आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + 3 गुना करें -7 से। तो -7 में अगर आप x से गुना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है -7x होगा। प्लस से माइनस गुना करने पे कितना होता है, माइनस होता है, और 7 का 21 होता है। तो आप अगर -7 से गुना कर रहे हैं तो आपको आ रहा है -7x और -21। तो आप क्या करेंगे, माइनस का सिंबल प्लस में चेंज करेंगे, माइनस का प्लस में चेंज करेंगे, और ये -7x से +7x कट जाएगा। तो यहाँ पे बच गया +21 और यहाँ पे +2। तो वैसे स्थिति में हम 21 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 21 और 2 कितना होगा, 23 होगा, जो हमारा शेषफल होगा। और ये 4x - 7 क्या आ गया है, तो ये आ गया है भागफल। उम्मीद है कि आज सभी को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, अगला जो सवाल है पूछा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसकी अंकों पर पलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का जो अंतर है वो 5 है, तो आपको संख्या बताना होगा कि आखिर संख्या क्या होगा। यहाँ पे बात की गई है 2 संख्या की। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि 2 संख्या। आप ऐसे ही मान सकते हैं कि माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। हम आसान भाषा में मानते हैं कि माना कि 2 संख्या x और y है। 2 संख्या हम लोग मान लिए हैं। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या आप ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में प्रश्न से। आपका प्रश्न बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या। तो यहाँ पे इसका देखेंगे x को, तो ये दहाई अंक है, तो x जगह पे हम लोग लिखेंगे 10x, और इकाई अंक कितना है, y है, तो आप यहाँ पे y लिख सकते हैं। और फिर बोला है अंकों पर पलटने पर बनी संख्या। अगर ये x y को हम पलट देंगे, y को x के जगह पे लाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा, तो 10y हो जाएगा, क्योंकि इधर आकर दहाई हो जाएगा। x यहाँ पे दहाई में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। अब बोला है कि ये सभी संख्याओं का योग, सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये कितना के बराबर होता है, तो ये 99 के बराबर हो जाता है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि 10x में अगर हम लोग x को ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 10x और x मिलकर 11x हो जाएगा। प्लस y में अगर 10y को जोड़ते हैं तो y और प्लस 10y कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 11y, और बराबर में कितना है, तो बराबर में 99 है। उसके बाद वाले मैथ का एक नियम होता है कि जो भी संख्या हमें कॉमन मिलती है ना, उसे हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो दोनों में हमारा 11 मिल रहा है, तो 11 को हम लोग यहाँ से कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे होगा x + y बराबर में 99, जिसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x + y बराबर, अगर आप 99 लिखते हैं ना, तो ये 11 गुना में था, बराबर की तरफ जाकर भाग में हो जाएगा, और ये कट जाएगा 11 × 9 99, अर्थात 9 मरते। तो यहाँ से आपको एक समीकरण की प्राप्ति होगी, x + y बराबर 9। ये हमारा समीकरण 1 आ गया है। उसके बाद में फिर हम प्रश्न को देखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर प्रश्न से, या फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। प्रश्न बोला है कि यदि संख्या के अंकों को पलटने का यदि संख्या के अंकों का अंतर, पहले संख्या कितना माने थे, x y माने थे, तो ये दोनों का अंतर 5 हो। यानी दूसरा समीकरण कह रहा है कि अगर दोनों संख्या का जो अंतर है अर्थात घटाव है वो 5 है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है,
तो हे दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये हो गया समीकरण 2, ये समीकरण 2 हो गया। एक तो समीकरण हमारा आया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे आसान तरीके से लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 यहाँ पे देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 9 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 9, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण यहाँ से मिलेगा x माइनस y बराबर कितना, तो 5 मिलेगा, ये समीकरण आपका दूसरा है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये अगर हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, और x में x को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो 2x होता है, बराबर 9 में 5 को जोड़ते हैं तो 9 5 कितना होता है, तो 14 होता है। इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यदि x बराबर अगर आप लिखे 14 तो 2 यहाँ पे गुना में है, बराबर के अंदर जाकर क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो ये 7 दूनी 14, ये 7 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे कि x का मान आप लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 यहाँ से लेते हैं। समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 9, तो हम लोग लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 9 लिख लेते हैं। तो x का मान कितना आया है, तो x का मान दोस्तों 7 आया है ना, तो आप 7 लिखेंगे। y का मान नहीं है क्योंकि y तो हम लोग याद कर रहे हैं, बराबर 9। इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर y बराबर 9 लिखते हैं तो 7 यहाँ पे प्लस में है, बराबर की उधर जाकर ये 7 माइनस में हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 9 में से 7 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। तो इस प्रकार से x का जो मान आ गया है वो 7 आ गया है, y का जो मान आ गया है वो 2 आ गया है। तो दो संख्या हम लोग x y माने थे, तो x का मान 7 और y का मान 2 आ गया है। उम्मीद है कि आप सभी को इसका भी आंसर समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, अगला सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 91 का मस और लस ज्ञात करें। मस अर्थात एसीएफ, लस अर्थात एलसीएम ज्ञात करना होगा। किसका किसका, तो 26 का और ज्ञात करना है 91 का। और यहाँ पे विधि का नाम भी दे दिया गया है कि हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 26 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 का गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं, तो ये 13 दूनी 26, यानी 2 गुने 13 बराबर कितना आ जाता है, 26 आ जाता है। 91 का कीजिएगा ना, 91 का तो ऐसा ही करेंगे, 7 मरते लगाएंगे तो ये 13 से 91 हो जाएगा। यानी 26 का गुणनखंड के बदले में हम लिख सकते हैं 2 गुने 13, यानी 13 दूनी 26, ये 7 गुनी 13 अर्थात 13 सते 91। तो आपको ज्ञात करना होगा एलसीएम और एसीएम अर्थात मौसा। तो सबसे पहले हम लोग मौसा ज्ञात करते हैं। मौसा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एचसीएफ। तो यहाँ पे क्या होगा कि एसीएफ का नियम कहता है कि जो संख्या दोनों में कॉमन मिल जाए ना, दोनों में उभयनिष्ठ हो, वैसी संख्या एसीएफ कहलाती है। तो अगर आप दोनों के गुणनखंड में उभयनिष्ठ देखेंगे तो 13 एक ऐसी संख्या जो दोनों में मिल रही है, तो इसीलिए एसीएफ हमारा क्या होगा, तो 13 हो जाएगा। उसके बाद में आपको ज्ञात करना है लस अर्थात एलसीएम। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एलसीएम, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे लस, यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम का नियम कहता है कि जो संख्या मिल गई है वो तो एचसीएफ है, तो जो मिल गई है उसी में से केवल आपको एक संख्या को लेना है। तो एक 13 को हम लोग ले लिए हैं और बाकी बचे संख्या को गुना कर देंगे। बाकी बची संख्या कितना है, तो 2 है और 7 है, तो आप लिखेंगे 2 गुने 7। उसके बाद में गुना कर देंगे, 7 दूनी 14 और 14 में 13 से गुना करेंगे, तो 14 में 13 से गुना करने पर शायद 182 होता है। तो इस प्रकार से एचसीएफ का आंसर हमारा 13 आ गया है, एलसीएम का आंसर हमारा 182 आ गया है। तो हे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को इसका भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितने स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को फ्री में डाउनलोड करने के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल एप्लीकेशन के साथ साथ एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है।
जिसका नाम है questionforexam.com। तो आप questionforexam.com नामक साइट पे जाके आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करके उसमें ढेर सारे क्विज खेल सकते हैं और वीडियो लेक्चर के साथ साथ सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान भाषा में देख सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।